तो हेडलाइंस के बाद शुरू करते खबरों का सिलसिला। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश से गुजर रही है, लेकिन यहां तक आते आते कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा राहुल की धार्मिक यात्रा बनने लगी है। राहुल शिव की शरण में है और माना जा रहा है कि भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को हाईजैक कर कांग्रेस कमबैक का प्लान बना रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ मां नर्मदा के दर्शन किए। जब राहुल की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तब ये बहस छिड़ जाती है कि कांग्रेस अपनी सेक्युलरिज्म की इमेज को तोड़कर हिंदूवादी छवि गढ़ना चाहती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अगले चुनाव में भाजपा को उसी का एजेंडा हाईजैक कर सत्ता में वापसी की राह बना रही है। हमारे संगठन में एक नई जोश लाई है, नई उमंग आई है, नई उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा ये अलग बात है। ये मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़े हों। इसके पहले भी चुनाव के दौरान राहुल मंदिरों में माथा टेकते नजर आए हैं। कांग्रेस का एक तबका ये मानता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति ज्यादा झुकाव ने पार्टी को बहुसंख्यक वर्ग से दूर कर दिया। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह कांग्रेस को आसान लग रही है। हालांकि राहुल के सॉफ्ट हिंदुत्व अवतार को बीजेपी चुनावी हिंदू करार दे रही है। हिंदुत्व की राह पे नहीं बढ़ रहा है, वो हिंदुत्व के वोट बटोरने के लिए उनने जो अपना तरीका लगाया है सारी जनता जानती है। पहले अपने आत्म शुद्धि का कुछ प्रयास करे, कहीं साधना करे, एकांत में जाके भगवान से हम भी कामना करते हैं बाबा महाकाल ओंकारेश्वर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा के लिए अचूक हथियार साबित होता रहा है। कांग्रेस की नजर भी इसी हिंदू वोट बैंक पर है। यही वजह है कि कांग्रेस हर चुनाव से पहले खुद ही हिंदुत्व के मुद्दे पर धार देने लग जाती है, लेकिन बाजी बीजेपी मार ले जाती है। अब इस बार राहुल का ये अवतार जनता को कितना लुभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता यात्रा में शामिल होने गए हैं और साथ में ले गए हैं नदियों का पानी और मिट्टी। भाजपा ने इस पर तंज कसा है। इस पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया है। अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ, हसदेव और सौंढूर, ये 7 नदियां छत्तीसगढ़ की जीवन धारा हैं। इनका पानी छत्तीसगढ़ की भूमि को सींचता हुआ हमारी रगों में शामिल है। अब इस पानी में राजनीति का रंग भी घुलता जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता अपने साथ प्रदेश की 7 नदियों का पानी और मिट्टी लेकर गए हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि यात्रा में भला नदियों के पानी और मिट्टी का क्या काम है। यहाँ से जो जत्था जा रही है मिट्टी लेकर के, 7 नदियों का जल लेकर के, तो आखिर उस जल का और मिट्टी का क्या उपयोग करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई स्टेचू बनाने वाले हैं? भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज तोड़ो का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भाजपा के इस तंज पर कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा राहुल की यात्रा से बौखलाई हुई। यदि छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों का पानी और यहाँ की मिट्टी वहाँ ले जाए गए तो भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। इस मिट्टी और पानी के ले जाने का एक उद्देश्य है कि वहाँ मतलब उस जमीन और मिट्टी और पानी अब सिंचित करके उस पेड़ को जीवित रखें, ताकि भविष्य में एक संदेश भी देता है कि हम इस रास्ते से गुजरे थे। यहाँ की पवित्र मिट्टी, यहाँ की गंगा जल के समतुल्य नदी का जल अगर वहाँ जाता है, ये वहाँ छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू आएगी, तो उससे कौशिक जी को क्या आपत्ति है? उनको छत्तीसगढ़ की मिट्टी में खुशबू नहीं आती क्या? बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त है। सवाल है यात्रा की राजनीति में प्रतीकों की पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी? सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जबानी जंग जारी।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़िया समाज के सभी वर्गों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या विधानसभा के विशेष सत्र के तुरंत बाद आदिवासियों को नौकरी मिलने लग जाएगी। आज उपचुनाव के चलते आपने आनंद फानंद में आपने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव लिया है, किस तरीके से तैयारी है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। केदार कश्यप के बयान पर दो कैबिनेट मंत्रियों ने पलटवार किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। नौटंकी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक लोगों को लेके चलने का काम करती है। उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित कर। गुरुवार को कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जिसे 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं भाजपा के नए प्रभारियों के लिए पहली परीक्षा है। मिशन 2023 से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल ही में ओम माथुर को प्रदेश प्रभारी, अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और बृजमोहन अग्रवाल को भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इन कद्दावर नेताओं को प्रभार मिलते ही फौरन परीक्षा की घड़ी आ गई। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव नए प्रभारियों की पहली परीक्षा है। जितनी जल्दी परीक्षा हो रही है, उतनी ही जल्दी रिजल्ट भी सामने आएगा। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 3 दिन बाद ही 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। बड़ी चुनौती है कि पहली परीक्षा में ये प्रभारी पास होंगे या फेल। छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती समझ के आगे बढ़ती है। भानु प्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस के जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करेंगे। पूरी ताकत से हम भानु प्रतापपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भानु प्रतापपुर के इस उपचुनाव में हमारे आदिवासी भाई कांग्रेस से बदला लेना चाहते हैं। सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है भानु प्रतापपुर चुनाव में कि आदिवासियों का पहले 32% आरक्षण कर आदिवासियों के हक को छीना गया। अब एक आदिवासी नौजवान जो चुनाव लड़ रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है। तो ये सरकार आदिवासियों को बदनाम करने वाली, उनको हक को छीनने वाली सरकार है। भाजपा के दावे में दम तो है, लेकिन जीत की डगर इतनी आसान नहीं। भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर एक ओर चुनाव आयोग की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर वोटर्स भी इस मुद्दे पर झटका दे सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की मौजूदा सरकार का उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। इससे पहले हुए चारों उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस बार तो कांग्रेस सहानुभूति की लहर के साथ चुनावी मैदान में है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत को लेकर आश्वस्त है। अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल रहेंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट हमेशा कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा है, मगर इस बार भी उपचुनाव में हमें भारी लीड मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कांग्रेस की राह भी थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर नाराज सर्व आदिवासी समाज रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। समाज के लोग गांव-गांव में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के विरोध की शपथ लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। होगा से हम धन मन धन सहयोग करेंगे एवं अपना वोट दैनिक प्रत्याशी को देंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस को आदिवासी समाज के विरोध का सामना करना पड़ा है। पर ये ऐसे वाला बात है ना, थोड़ा सा नहीं जमे। 32 विधायक विधानसभा में कुछ नहीं बोले। कांग्रेस भाजपा कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव जीत से ज्यादा जीत के मार्जिन की जंग है। वहीं भाजपा के प्रभारियों के लिए ये पहली परीक्षा है जो 2023 का रुख साफ करेगी। इलेक्शन डेस्क IBC 24। दिल्ली में आज प्री बजट बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बैठक में कई सुझाव दिए और अपनी मांग रखी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश ने मांग की राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए। राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाएगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1,875 करोड़, कोल रॉयल्टी की 4,140 करोड़ राशि जल्द राज्य को ट्रांसफर करने की मांग की। साथ ही मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन, अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने, रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी दिए। छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है और हम उम्मीद करते हैं राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की मांगों पर कितना अमल होता है, ये तो आने वाला बजट ही बताएगा।